एवरीवन, वेलकम बैक टू द मुसाफिर टॉक्स। आज हमारे साथ समीर सर है एंड इस एपिसोड में स्पेशली साइबर फॉरेंसिक्स एंड डिजिटल फॉरेंसिक्स की बात होने वाली है। सो वेलकम टू द एपिसोड नंबर 7 विद समीर सर। लेट्स स्टार्ट। सो समीर सर इस इंडस्ट्री में 30 प्लस इयर्स का एक्सपीरियंस कैरी करते हैं। ही इज द फाउंडर एंड सीईओ ऑफ forensicsguru.com सिंस 1999। सर यूएसए, यूके, इंडिया में अपनी ब्रांचेस का पूरा देखते हैं। उसके साथ सर प्रेसिडेंट ऑफ डिजिटल इन्वेस्टिगेशंस एसोसिएशन के मेंबर हैं, ऑथर है लर्निंग नेटवर्क फॉरेंसिक्स के, जो कि यूके में पब्लिश पैकेट पब्लिशर्स यूके का है। उसके साथ एल्यूमिनाई है सर एक एनआईटी रोलेका के, आईआईटी कानपुर, आईआईएफटी दिल्ली के। आई एम राइट सर? Yes. एंड साथ में सर इज अ फेलो ऑफ द इंडियन पुलिस फाउंडेशन, टेडेक्स में स्पीकर रह चुके हैं सर। एंड ये विजिटिंग फैकल्टी हमारे एनपीए में, जाने की जिनको एनपीए नहीं पता, ये सर बताएंगे बहुत अच्छे तरीके से। एनपीए हैदराबाद में, सीबीआई तो सब जानते ही है, एनसी आई गेस तो एनआईसीएफएस दिल्ली है, एंड बहुत सारी ऐसी जगह जहाँ पे पुलिस को और ऑफिशियल्स को ट्रेनिंग दी जाती है साइबर हाइजीन, डिजिटल फॉरेंसिक्स, और उनको मेंटरशिप दी जाती है। आई एम राइट सर? और सर साथ में एंजल इन्वेस्टर है एक प्रोडक्ट के, जो कि उनका साइबर फॉरेंसिक्स इन्वेस्टिगेशन फील्ड में। आई एम राइट सर फॉर दिस आल्सो? Multiple products. Anybody who's मल्टी, यस। सो आई एम रियली थैंकफुल टू यू सर, आप इस हमारे शो पे आए मुसाफिर टॉक्स में, एंड आपने अपना वैल्यूएबल टाइम दिया। सो विल स्टार्ट। थैंक यू साइबर मुसाफिर, आपने मुझे बुलाया, आपने मुझे आपकी टॉक्स में आपने शामिल किया, उसके लिए धन्यवाद। आई एम हैप्पी टू बी हियर। थैंक यू सो मच सर। सो जैसे हम जानते हैं सर, आजकल डेवलपमेंट फील्ड काफी हो रहा है, एक इमर्जिंग स्कोप डिजिटल फॉरेंसिक्स का भी आया है। सो आप क्या सोचते हैं कि एज अ फ्यूचरिस्टिक, अगर हम इसको एआई से कंपेयर करें, डिजिटल फॉरेंसिक्स क्या रिप्लेस हो सकता है? एआई डिजिटल फोरेंसिक्स में यूज हो सकता है। हम्म। डिजिटल फोरेंसिक्स एक अपना अलग फील्ड है, और एआई इज एन असिस्टिव टेक्नोलॉजी। जिस तरह क्राइम इन्वेस्टिगेशन में डिजिटल फोरेंसिक्स यूज होता है, एआई आपके डिजिटल फोरेंसिक टूल्स में असिस्ट कर सकता है। तो यदि कोई आपके व्यूअर्स हैं जो मतलब रिसर्च में इंटरेस्टेड हैं या सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में इंटरेस्टेड हैं, तो दिस इज दैट इज गोइंग टू बी डेफिनेट एआई को यूज करने में। ओके, श्योर सर। सर और जैसे हम देखते हैं आजकल काफी ज्यादा रिसर्च का काम है, तो डिजिटल फॉरेंसिक्स का एक अच्छी फील्ड है रिसर्च और स्टडी करने के लिए। लोगों का क्या, आपका क्या कहना है इस चीज के ऊपर कि इज इट अ गुड फील्ड टू स्टडी एंड रिसर्च अबाउट मोर एंड मोर क्रिएटिविटी? यस, आई बिलीव सो। इट इज ऑल्सो वेरी सेटिस्फाइंग। अब मैं आपको ये बताता हूँ, देखिए जैसे हम लोग काम करते हैं, हम अलग अलग तरीके निकालते हैं, अलग अलग सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं, अलग अलग टूल्स डेवलप करते हैं, अलग अलग टेक्निक्स डेवलप करते हैं। इससे क्या होता है कि किडनैप्ड बच्चे रिकवर होते हैं, टेररिस्ट पकड़े जाते हैं, क्राइम सॉल्व होती है। तो हमें बहुत मतलब सेटिस्फैक्शन मिलती है। आप मतलब देश के लिए कुछ कर रहे हो, भारत की जनता के लिए कुछ कर रहे हो, जो पीड़ित यस व्यक्ति सर। है, जो प्रॉब्लम्स में है लोग, उनके लिए आप प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो। इट इज अ ग्रेट फीलिंग। सर और बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या रोड मैप लेना चाहिए, क्या आइडियलिस्टिक पाथ होना चाहिए। पर्सन है जिसको डिजिटल फॉरेंसिक्स में अपने आप को एज अ विजन देखना हो कि मैं एक ऑफिसर बनना चाहता हूँ, या फिर मैं एक ऐसा आदमी बनना चाहता हूँ जो साइबर क्राइम के केस सॉल्व करे और कंट्रीब्यूट कर पाए अपनी लाइफ में कुछ। सो उसका एक आइडियलिस्टिक रोड मैप क्या होना चाहिए? एक्चुअली रोड मैप से पहले ना, सबसे पहले ये कंफ्यूजन दूर करनी पड़ती है। मतलब ये कहते हैं ना, अगर आपको ये नहीं पता कि आपने जाना कहाँ है, तो आपको कोई भी रास्ता वो वहां ले। तो सही बात है सर। तो ट्रू। रास्ता पकड़ने से पहले आपको क्लैरिटी चाहिए कि आप किस दिशा में जाना चाहते हैं। तो और वो आपको अपने अंदर देखना पड़ेगा और ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा दैट व्हाट डू आई वांट टू डू विद माय लाइफ। बिकॉज एक बार आप एक करियर लाइन पकड़ते हैं, सो देन इट इज समथिंग दैट यू विल फोकस ऑन एंड कीप ग्रोइंग। मतलब आपका हर कदम उसी लाइन में होगा, आपका हर डायरेक्शन उसी लाइन में होगी। और उससे क्या होगा कि फोकस रहेगा, और आपकी खुद की नॉलेज बढ़ेगी, आपका लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगा। और ये करके ही आप
आगे बढ़ पाएंगे. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू गेट क्लैरिटी. दैट इज नंबर वन. नंबर टू, आफ्टर गेटिंग क्लैरिटी देन यू हैव टू गेट डायरेक्शन. और उसमें क्या है कि आपको, जैसे आपने मतलब चूज कर लिया है कि मैंने डिजिटल फोरेंसिक्स में जाना है. अब डिजिटल फोरेंसिक्स में देयर आर मल्टीपल थिंग्स यू कैन डू. अब डिजिटल फोरेंसिक्स में क्यों जाना है? आज सिर्फ फोरेंसिक्स में ही जाना है कि क्राइम इन्वेस्टिगेशन में जाना है? ठीक है ना. क्योंकि कई चीजें होती हैं जो टैक्टिकल होती हैं. जो पुलिस फोर्सेस हैं वो क्राइम इन्वेस्टिगेशन करते हैं और डिजिटल फोरेंसिक्स एक एरिया है. जो कॉर्पोरेट इन्वेस्टिगेटर्स हैं वो डीएफआईआर करते हैं, जो इंसिडेंट रिस्पॉन्स एंड डिजिटल फोरेंसिक्स करते हैं. उसमें क्या होता है, दैट इज अनदर एरिया. एंड वहां पे जो एक्शंस ऑफ people who are working for companies, who are working against companies such as hackers and things like that, वो सब देखा जाता है. एंड जो आप वो देखोगे there are different, which is the area you want to specialize in, what is the area you want to focus in, and वो focus के बाद ही आपको डायरेक्शन मिलेगी. बहुत अच्छा आपने बताया कि आपको एक एरिया पे फोकस करना चाहिए, देन जब आप चूज कर लेते हो आपको किधर जाना है, राइट साइड जाना है, लेफ्ट साइड, यू हैव टू पिक अप योर ओन रोड मैप फॉर दैट राइट नाउ. दैट्स रियली. और जो लोग इसको देख रहे हैं, सर की अपनी कंपनी forensicsguru.com, अगर आपको साइबर डिजिटल फोरेंसिक्स में जाना हो, साइबर फोरेंसिक्स सीखना हो, सो यू कैन कॉन्टैक्ट सर. एंड की कंपनी में आप जाके सीख सकते हो. सर इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज भी प्रोवाइड करते हैं, इवन दो ही प्रोवाइड जॉब अपॉर्चुनिटीज. एंड सर बहुत ही अच्छी तरीके से आपको चीजें परफॉर्म करके सिखाते हैं. बिकॉज मैं सर के साथ काफी टाइम से जुड़ा हूँ. ही इज दी वन ऑफ द आइडियलिस्टिक पर्सन आई हैव मेट, जो हमेशा गाइड करने के लिए रेडी रहते हैं. जब भी मैंने सर को फोन लगाया, लाइक हेल्प चाहिए सर, कब हेल्प चाहिए बता दो, मैं उस समय फेल कर दूँ. सो those who want to learn that, you can also visit sir's website and contact him. सर आगे चलते हैं. अभी there's a rise in the cyber crime cases, you know, it's a very digital era. But when we see as a domain and a perspective, मैंने जो एक चीज देखी कि डिजिटल फॉरेंसिक्स और साइबर फॉरेंसिक्स की काफी नीड है. मतलब अगर आप मान लीजिए कोई मर्डर भी होता है, तो उसमें भी डिजिटल एविडेंस होते हैं हमारे. हमें उसके लिए भी सारी चीजें रखनी होती है. तो देर इज ऑलवेज अ क्यूरियस क्वेश्चन जब अपने पॉडकास्ट से पूछते हो, आपका कोई ऐसा केस जो थोड़ा फनी भी हो, बट उसको सॉल्व करने में थोड़ा सा लगे कि आप मिस्टीरियस है. इज देयर एनी केस लाइक दैट? तो प्लीज. बहुत केसेस ऐसे हैं. आपको याद है कि प्रेसिडेंट एपीजे अब्दुल कलाम साहब वाज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यस सर. राइट? तो एक बार ऐसा हुआ कि एक ईमेल किसी ने भेजी यूएस एम्बेसी चेन्नई में कि डेथ थ्रेट थी, जिसमें डॉक्टर अब्दुल कलाम साहब के लिए. अब वो यूएस एम्बेसी को भेजी गई वो ईमेल. अब जब वो ईमेल पहुंची तो यूएस एम्बेसी के जो सिक्योरिटी हेड है उन्होंने उसको एग्जामिन किया और उनको लगा कि क्रेडिबल थ्रेट है. तो उन्होंने फटाफट वो जो है केस वो दिल्ली पुलिस को ट्रांसफर कर दिया. अब वो हुआ क्या कि उन्होंने जब उसको एग्जामिन किया तो उनको भी लगा दैट एक्शन लेनी चाहिए. तो उसका जो आईपी एड्रेस है ट्रेस करके पता चला कि भाई चेन्नई में मतलब एक साइबर कैफे है वहां पर है. तो यहाँ दिल्ली से टीम एक डिस्पैच हो गई और वो बाय एयर भेज दिया गया. टीम पहुंच गई वहां पर और फिर वहां पहुंच के उन्होंने जब सब कुछ देखा तो फिर वहां से उन्होंने अपने बॉस को रिपोर्ट किया. रिपोर्ट किया तो वहां से मेरे को फोन आया. उन्होंने कहा समीर जी आपकी हेल्प चाहिए. तो मैंने बोला बताएं सर. तो उन्होंने बोला देखो ऐसा है, हमारी टीम इस सिचुएशन में गई हुई है और आप ये बताइए कि अब कैसे पता चलेगा कि भाई कौन सा कंप्यूटर है, क्योंकि वहां पे जो साइबर कैफे है वो पुराना सत्यम का साइबर कैफे था, उसमें 40 कंप्यूटर लगे हुए थे. तो उन्होंने बोला इसमें 40 कंप्यूटर हैं, अब हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि इसमें कौन सा है जिससे वो मेल भेजी गई जिसका हम फोरेंसिक एग्जामिनेशन करें. तो मैंने कहा मतलब आपकी काफी मतलब कितनी टीम गई है? कि हमारे 6 लोग गए हुए हैं. मैंने कहा वेरी गुड, क्या टूल्स लेके गए हैं? तो मैंने कहा कुछ भी नहीं. तो तो मैंने कहा फिर अब कैसे करेंगे, आप तो मतलब कंप्यूटर एग्जामिन भी नहीं कर पाएंगे. मैंने कहा आपको वही करना पड़ेगा जो भाई हनुमान जी ने किया था, और वो पूरा पर्वत उठा के लाना पड़ेगा, क्योंकि संजीवनी बूटी ऐसे नहीं ढूंढी जाएगी. 40 के आप 40 कंप्यूटर आ गए वहां से. 40 के 40 कंप्यूटर आपको दिल्ली लाने पड़ेंगे. तो अल्टीमेटली यही किया गया और वो लाया गया. फिर उसमें से एक पता चला जिससे वो मेल भेजी गई थी. बाप रे बाप, मतलब ये तो कुछ एक छोटा सा मिशन हो गया सर.
कि आप पूरे लैपटॉप्स को ही लेके आ रहे हो। तो ये डेस्कटॉप थे, उस जमाने में लैपटॉप नहीं होते थे। अच्छा, डेस्कटॉप थे वहां पे। ओ माय गॉड, मतलब तो हैक्टिक हो गया। वो सीपीयू लेके आओ, फिर छोटा सा वो डब्बा सा, वो पूरा ओल्ड टाइप का हाँ, मॉनिटर वगैरह। सो इट्स रियली। मॉनिटर तो कोई नहीं लाया, बट सीपीयूज लेके आ गए। तो आजकल तो इतना स्मार्ट वो हो गया, लाइक इफ वी से अबाउट आईओटी सिक्योरिटी। तो सर आप क्या मानते हैं कि अगर आईओटी इतना इवॉल्व हो रहा है, जैसे हम एप्पल वॉचेस पहनते हैं, हम कोई भी टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, अब जैसे एलेक्सा है, एक रिसर्च में ये पाया गया है कि एलेक्सा के स्पीकर के माइक्रोफोन हमेशा ऑन होते हैं, चाहे हम कुछ भी नहीं बोल रहे हो। एंड इट इज बीन दैट बेसिकली, अगर हम माने तो इसने गूगल ने भी अभी रिसेंटली $22,000 का फाइन पे किया था टेक्सास को और यूएस की कुछ स्टेट्स को, जस्ट बिकॉज वो उसका माइक्रोफोन अलाउंस करता था। तो आईओटी सिक्योरिटी में अगर हम देखें तो डिजिटल फॉरेंसिक्स की नीड लगती है सर। जबरदस्त नीड है। इनफैक्ट ये इंफॉर्मेशन जितनी आईओटी जो है, आईओटी कंपैरेटिवली सिंपल डिवाइसेस है, हम्म। और इनमें सिक्योरिटी लेवल्स मच लोअर हैं। और उनको उनको हैक करना या उनसे इंफॉर्मेशन लेना, अगर मतलब किसी को सही तरीका आता है, तो वो कंपैरेटिवली आसान है। अब मैं आपको एक और बात बताता हूँ। अब जैसे ये जो जब यूएस आर्मी इराक में थी ना, तो ये अलग अलग बेसिस में इनको डिस्ट्रीब्यूट किया गया था। तो अब अलग अलग बेसिस में डिस्ट्रीब्यूट किया गया था, और हर बेस को इन्होंने बिल्कुल सीक्रेट रखा हुआ था। सीक्रेट रखा हुआ था ये सोच के कि भाई कोई भी मतलब, जैसे अगर किसी लोकल को पता चला कि यहाँ पर बेस है, तो हमला हो सकता है, मतलब लॉस ऑफ लाइफ हो सकती है। तो उसकी सीक्रेसी मेंटेन करके रखनी पड़ेगी। हर एक जो यूएस फौज का जन था, उसको ये मतलब आदेश दिया गया था कि भाई आप किसी को नहीं बताएंगे, यहाँ तक कि आप अपने घर भी फोन करेंगे, आप अपने बीवी बच्चों से भी बात करेंगे, आप ये नहीं बताएंगे कि आपका बेस कहाँ पर है। और सब उस आदेश का पालन कर रहे थे कि भाई ये तो हमने ऑर्डर रखना है, क्योंकि भाई मैटर ऑफ लाइफ एंड डेथ है। हमारे ही नहीं, मतलब हमारे दोस्त की, हमारे यार की, हमारे फेलो सोल्जर्स की। तो सबने उसको बहुत ध्यान से रखा। लेकिन मतलब हर कुछ समय बाद किसी, कभी एक बेस पे अटैक हो जाए, कभी दूसरे बेस पे अटैक हो जाए। तो ये देख रहे थे कि ये पता नहीं कहाँ से इनके पास ये इन्फॉर्मेशन आ रही है, समझ नहीं आ रहा था। फाइनली रिसर्च करने के बाद ये पता चला कि ये जो जितने भी ये मरीन्स थे ना, ये लोग ना फिटबिट पहनते थे। जो फिटबिट जो आ, आईओटी वॉच टाइप थी, तो वो फिटबिट उनके फिटनेस के कितने स्टेप्स, कितने उन्होंने रन किया, कितनी एक्सरसाइज, कितना एरोबिक्स, ये सब सब डिटेल्स वो उसमें आता था। और ये फिटबिट्स ऑटोमेटिकली ये इंफॉर्मेशन इंटरनेट पे भेज देते थे अपनी जियो लोकेशन के साथ। तो हुआ क्या है कि ये इराकी क्या करते थे कि वो उस पे जाते थे वेबसाइट पे, और फिटबिट की, और वहां पे देखते थे कि भाई इराक के अंदर बहुत सारे फिटबिट्स इकट्ठे कहाँ पर है। तो डेली सुबह ये दौड़ने निकलते थे, तो वो फिटबिट डाटा उसका सुबह वो भेजता था कि भाई ये यहाँ 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 दौड़ रहे हैं। और वो उनका मैप पे प्लॉट हो जाता था कि भाई इस लोकेशन में डेली ये मतलब इतने सारे फिटबिट हैं, फिर इतने सारे फिटबिट हैं। तो उससे काफी क्लियर हो जाता था कि बेस कहाँ पर है। So this is this is the information that is leaking, and unless we can utilize this, और हम इसको इन्वेस्टिगेट ना करें, तो हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं आती। आज की डेट में क्या होता है कि जैसे एक पर्टिकुलर वो था क्रिमिनल, जो जिसके घर पे छापा मारा गया कि उसको पकड़ने के लिए। तो वो रात का समय था, वो कहीं से निकल के भाग गया, लेकिन उसकी जो घड़ी थी ना, एप्पल वॉच, वो रह गई। ओ, पकड़ जाए। एप्पल वॉच जो थी, उसमें इंफॉर्मेशन ये थी कि वो मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन, मतलब उसका हार्ट रिलेटेड कुछ इश्यूज थे उसके। तो उन्होंने चेक किया, तो उन्होंने कहा देखो ये मेडिसिन जो है ना, वो इसके लिए बहुत जरूरी है। तो अब उसको पकड़ने के लिए क्या किया कि जितने भी केमिस्ट की दुकानें आसपास थी, उन पे नजर रखा गया। और वहां पे जो भी ये मेडिसिन लेने गया, वो खुद तो नहीं गया था, उसने किसी के भिजवाया। बट जैसे ही वो उन सब जो केमिस्ट थे उनको बताया गया, उनके असिस्टेंट अपने बंदे रखे गए, तो जब वो किसी ने भी वो मेडिसिन मांगी, तो पकड़ लिया। आ, सो ये चीज बहुत अच्छी पता चली अभी पॉडकास्ट के थ्रू कि आईओटी सिक्योरिटी में भी काफी स्कोप है। सर अगर हम एक बात करें, एक जनरल टॉपिक ले, आप क्या सोचते हैं कि डिजिटल फॉरेंसिक्स फ्यूचरिस्टिक अप्रोच में कैसा होगा? व्हेन इट कम्स टू द फ्यूचर एनालाइजमेंट पार्ट, जॉब अपॉर्चुनिटीज कैसी होगी, पीपल कितना ज्यादा इन्वॉल्व हो पाएंगे इस फील्ड और इंडस्ट्री में? बिकॉज साइबर सिक्योरिटी आई फील इज अ वेरी वास्ट फील्ड। हम इस पे किसी भी टॉपिक में बात करेंगे वो बहुत छोटा पड़ता है।
तो कितना बड़ा आप इसको फ्यूचर देखते हैं, एंड आप इतने साल से इस इंडस्ट्री में, सो व्हाट डू यू रियली थिंक ऑफ? मेरे मानने में ये है कि अगर जो साइबर सिक्योरिटी वाला है वो डॉक्टर है, तो डिजिटल फोरेंसिक्स वाला है वो सर्जन है। ओह। ठीक है ना? तो हमें मतलब साइबर सिक्योरिटी के नेक्स्ट लेवल पे जाना पड़ता है और हम्म। काफी डिटेल में लो लेवल पे काम करते हैं। तो फ्यूचर काफी है, और थोड़ा सा इसके लिए ना एक रिसर्च ओरिएंटेड माइंडसेट चाहिए होता है। क्योंकि जो प्रॉब्लम्स हैं, जो कट एंड राइड होती है ना, वो तो ऑटोमेट की जा सकती है। ठीक है। तो जो आपको ये फाइंड आउट करना है, मतलब सवाल जो होता है ना, हर बारी कोई अलग ही होता है। कि हम्म। भाई उदाहरण के लिए कि भाई 16 जनवरी को 3 बजे ये व्यक्ति ने एक फाइल अपलोड करी थी। हम्म। ये आपको डिजिटल फोरेंसिक सॉफ्टवेयर बता देगा, ओह। आपको एआई बता देगा, लेकिन वो फाइल अपलोड क्यों करी थी ये आपको इंसान ही बता पाएगा। और वो कैसे करी थी और मतलब क्या सोच के करी थी उसने, और उसके अपलोड करने से क्या इफेक्ट्स हुए, ये सारा वो इंसान का दिमाग है जो करता है। तो इसलिए ये है कि डिजिटल फोरेंसिक्स की रिक्वायरमेंट रहेगी, क्योंकि दुनिया डिजिटल है और डिजिटल होती जा रही है, तो डिजिटल क्राइम बढ़ेगी। और इनफैक्ट नॉर्मल क्राइम भी डिजिटल एस्पेक्ट से ही सॉल्व होती है आज की डेट में। चाहे आप देख लीजिए, वीडियो का इतना महत्व है आज की डेट में। आपके आईपी एक्टिविटीज, आपका फोन है वो कॉन्स्टेंटली इंटरनेट से कनेक्टेड है, कॉन्स्टेंटली डाटा भेज रहा है आपका। जैसे मतलब चाहे गूगल से बात करता है, चाहे एड्स हो रही है, चाहे आप व्हाट्सएप पे कॉल कर रहे हैं, चाहे कुछ भी है, ये एक्टिविटी फटाफट चली जा रही, चली जा रही, चली जा रही है। तो इससे क्या होता है कि बहुत सारा हैवी ड्यूटी एनालिटिक्स इसमें आ जाता है। अब एन्क्रिप्शन है, फ्यूचर में वी हैव टू डेवलप टेक्निक्स टू क्रैक द वेरी सोफिस्टिकेटेड एन्क्रिप्शन दैट इज देयर एंड कमिंग। बढ़ती जा रही है एन्क्रिप्शन लेवल्स। हम्म। और आपके अब देखो मोबाइल फोन्स हैं। अब मोबाइल फोन्स जो है वो कई टेक्नोलॉजीज जो है वो इतनी चेंज हो रही है रैपिडली फोरेंसिक्स में, कि भाई वो आपके पहले 70% मोबाइल्स का वो पासवर्ड टूट जाता था, अब वो तोड़ तोड़ के वो उतर के अब 20% मोबाइल्स पे आ गया है। तो अब हम्म। क्या होता है कि ये सिचुएशन ये है कि टेक्नोलॉजी ऑल्सो हैज टू कॉन्स्टेंटली अपग्रेड। और जब तक टेक्नोलॉजी अपग्रेड नहीं होगी, तो हमारे को इंडिविजुअली यू हैव टू फाइंड आउट वेज एंड मीन्स टू सॉल्व स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स। और जब हम लोग सॉल्व करते हैं प्रॉब्लम्स, वही टेक्नोलॉजी में इंक्लूड होती है। अब मुझे याद है बहुत साल पहले क्या था कि इंडिया में हमारा ये टैली अकाउंटिंग प्रोग्राम है, हम्म। उसका पासवर्ड आता था। तो वो पासवर्ड को हम मैन्युअली तोड़ा करते थे। ओह। फिर उसके बाद हमने क्या किया कि वो पासवर्ड का हम उस समय एक्सेस डेटा के साथ काम करते थे, तो हमने कहा कि भाई ये टेक्निक है जिससे ये पासवर्ड टूटता है, उनको भेजा, तो उन्होंने अपने पासवर्ड रिकवरी टूल किट में उसको ऐड कर दिया और उससे वो इस सॉल्व हो गया। हिसाब से वो ग्रोथ बाय स्टेप जैसे होती चाहिए वो हो गया, राइट, आई गॉट द पॉइंट। अच्छा सर, अक्सर हम देखते हैं जो यूथ है वो काफी ज्यादा इंटरेस्टेड होता है एक्सप्लोर करने में। सो व्हेन इट कम्स टू द पार्ट कि एक यूथ से जब गलती होती है, सो व्हाट स्टेप्स द पर्सन शुड टेक? बिकॉज आप इंडस्ट्री में हो, आप जानते हो सारी चीजें होती रहती है, साइबर क्राइम की दुनिया है। मतलब रिसेंटली आई जस्ट केम अक्रॉस अ केस, एक लड़की का केस था, बहुत ही सीवियर केस था। इट वाज अ पर्सनल इवेंट सम सॉर्ट ऑफ, द पर्सन वाज फ्रॉम बांग्लादेश, तो क्रॉस सीज का मतलब केस हो गया ये बेसिकली। व्हेन वी रजिस्टर्ड एफआईआर वगैरह, पकड़ा गया तो फाइनली वो जिसने भी किया था। तो ये जो यूथ जब इन्वॉल्व हो जाता है, तो क्या लगता है आपको वो कैसे टैकल आउट करना चाहिए, और पेरेंट्स को स्पेशली क्या एडवाइस देंगे आप इसके थ्रू? देखिए सबसे पहले तो आज की डेट में बिकॉज इंटरनेट एक्सेस इतना इजी है, तो आदमी काफी कुछ कर देता है, और जो भी डाटा आप इंटरनेट पे डालते हो वो हमेशा वही इंटरनेट पे रहता है। आप सोचते हो हमने डिलीट कर दिया, हटा दिया, बट कहीं ना कहीं किसी आर्काइव में, वे बैक मशीन में, कहीं ना कहीं से वो निकल आता है। और वो आपको आके फिर मतलब भूत की तरह आपके चक्कर ही काटता रहता है और आपकी जान लेता रहता है। तो पहला स्टेप तो यही है कि यूथ को कॉशियस होना चाहिए कि भाई आप जो भी डाल रहे हैं नेट पे, ये सोचिए कि भाई
आपके पेरेंट्स इसको देखेंगे, क्या आप डालना चाहते हो? पहला सही सवाल, बात है। ठीक है ना। आप अगर व्हाट्सएप पे शेयर कर रहे हो, आप ये सोच लो कि भाई अगर आपके पेरेंट्स ने देख लिया तो क्या होगा, ये सोच रहे फिर आप डालो हमेशा, ठीक है ना। ये पहला पॉइंट है। मैं आपको टोकना चाहूंगा, बहुत हसीना पॉइंट है। बच्चे क्या करते हैं ना, प्राइवेट अकाउंट बना लेते हैं, तो अलाउ नहीं करते पेरेंट्स को। और नंबर 2, व्हाट्सएप एक हाइड फीचर होता है, आप भी जानते हो, दिस सम कॉल्ड हाइड। सो दे वुड बी लाइक वी कैन हाइड आवर पेरेंट्स फ्रॉम दिस, बट वो सच्चाई एक दिन वास्तविकता तो आ ही जाती है, वो फैक्ट इज अ फैक्ट। हाउ मच तुम ट्रुथ से भाग लो, जो भी जो इंसान, मैं तो सर एक ही चीज मानता हूँ, वो मेरे साथ भी गलत करता है ना, 100-200 रुपए ज्यादा देते, स्पेशली व्हेन इट कम बैक या कुछ भी, मैं बोलता हूँ एक ही चीज जाने से पहले जब पैसे दे देता हूँ, मैंने अपना काम कर दिया, भगवान देखेगा, मेरे साथ गलत कर रहे हो अपने आप हो जाएगा। सो मैं उस मेंटेलिटी पे चलता हूँ। सो आपने जो पॉइंट बोला बहुत अच्छा बोला, कि वो कभी ना कभी तो सामने आएगा ही आएगा, ट्रुथ इज ट्रुथ। फिर सर नंबर 2 एडवाइस। हाँ, तो अब जैसे मैं यही कह रहा था कि हम लोग ना, एक रिसर्च की गई थी और रिसर्च में ये पाया गया था कि वी आर ऑल सेपरेटेड फ्रॉम एनीबडी इन द वर्ल्ड बाय ओनली 6 डिग्रीज ऑफ सेपरेशन। 6 डिग्रीज ऑफ सेपरेशन, वो कैसे सिक्स सर? डिग्रीज ऑफ सेपरेशन का कॉन्सेप्ट क्या है कि भाई मैं आपको जानता हूँ, आप किसी और को जानते हो, वो किसी और को जानता है, वो किसी और को जानता है, और वो प्रेसिडेंट ओबामा को जानता है, एक्स प्रेसिडेंट हम्म ओबामा को जानता है, ठीक है ना। हम्म। तो मैं 6 कनेक्शन दूर हूँ किसी से भी दुनिया में, एंड दैट इज हाउ वेल कनेक्टेड वी आर। तो आप ये मत सोचिए कि आपकी इंफॉर्मेशन वापस घूम के नहीं आएगी या आपके जानने वालों तक नहीं पहुंचेगी। आप नहीं, आप तो नहीं पहुंचाओगे, आपके दोस्त तो नहीं पहुंचाएंगे, बट घूम फिर के क्या होता है कि कहीं ना कहीं से वो इंफॉर्मेशन आ जाती है, मतलब किसी रिश्तेदार के पास पहुंच जाएगी, फिर किसी के पास पहुंच जाएगी। सो द फर्स्ट थिंग इज यू मस्ट बी सिक्योर। और अगर सिचुएशन हो गई कि भाई अब चलो हो गया, ये सिचुएशन हो जाता है कभी कभी, सो हम्म। देन इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट कि भाई आप अपने बड़ों को कॉन्फिडेंस में ले लें। मतलब ये है कि एक बारी डांट खानी पड़ेगी, एक बारी आपको मतलब गुस्सा खाना पड़ेगा, लेकिन फिर वो आपकी तरफ आपके सपोर्ट में आ जाएंगे और ऑब्वियसली। आप सब एकजुट हो जाएंगे और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में लग जाएंगे। यदि आप पुलिस के पास जाते हो बिना अपने माता पिता के, तो उतना वजन नहीं होगा जितना आपके माता पिता साथ जाते हैं और कम्युनिकेट करते हैं। आप समझ रहे हैं? तो ये बहुत जरूरी है कि आप अपना वो बिल्ड करें। और अपने, कई बार क्या होता है कि आपको लगेगा यार कि भाई हमारी पिटाई हो जाएगी, या हमें पैसे नहीं मिलेंगे आगे जाके, या मेरे को बाहर जाना मना हो जाएगा, या कुछ होगा। ये सब होगा, पर थोड़े समय के लिए, टेम्पररीली। मतलब टेम्पररी। सर। आप ये ले, हाँ, आप ये लेके चलिए कि आप उनको कॉन्फिडेंस में लीजिए। आप उनको बताइए देखो जी मुझसे गलती हो गई, मुझे महसूस हो रहा है कि मुझे गलती हो गई, और ये आगे जाके बहुत बड़ी भी हो सकती है, और अभी जितना जल्दी हम इसको रोक लें उतना अच्छा है। सर जैसे आपने बहुत अच्छी बात बताई कि जो ये पेरेंट्स को बताने वाली बात है ना, मैं तो स्पेशली इसके सपोर्ट में होता हूँ, क्योंकि मैंने रिसेंट केस में देखा, उसके पापा बहुत स्ट्रिक्ट थे, देयर वाज द रीजन, उसके ब्रदर की डेथ हो गई थी समहाउ, जो केस में सॉल्व कर रहा था। सो उस बच्ची को डर लग रहा था, मैं पापा को कैसे बताऊं। फिर मैंने उसको सुबह के 4:30 बजे समझाया बैठा के अच्छे से, कि लिसन सिस्टर, इफ यू टेल योर पेरेंट्स अबाउट दीज ऑल थिंग्स, तुम्हारा जो चीज और केस है उसको सॉल्व करने में काफी आसानी होगी हमें, बिकॉज आपके मम्मी पापा का सपोर्ट आएगा। तो शी वाज लाइक, यार मेरे पापा मुझे मारेंगे डांटेंगे, मैं कहा देखो, एक बार की मारे एक बार की डांटे, अगर उससे बच गया ना तो फिर हमें दुनिया में किसी से डरना नहीं पड़ेगा। और फिर उसके बाद उस बच्ची ने हिम्मत करके बताया ना, आप मानेंगे नहीं सर, वो केस सॉल्व करने में हमें ज्यादा आसानी है, बिकॉज वो एफआईआर हो गई थी, तब तक हम अनऑफिशियली केस सॉल्व कर रहे थे। तो जो लोग भी वीडियो देख रहे हैं, अगर आपसे भी कोई गलती होती है तो पेरेंट्स को बताना चाहिए, मैं हमेशा प्रेफर करता हूँ। मेरे से भी घर वाले कई बार कुछ चीजें पूछते हैं, लगता है कि नहीं बतानी चाहिए, बट वी हैव टू टेल द ट्रुथ। सर एक नया एस्पेक्ट आया आजकल, चैट जीपीटी का, आपने सुना होगा, काफी ज्यादा ट्रेंड है, तो आप क्या कहना चाहेंगे चैट जीपीटी का रिलेशन अगर हम देखें, क्योंकि आजकल काफी लोग इसको साइबर क्राइम में भी यूज कर रहे हैं, अगर आपने रिपोर्ट्स पढ़ी होगी, तो जो बैक एंड होता है हमारी वेबसाइट्स का पीएचपी का, तो उसके लिए भी काफी ज्यादा यूज कर रहे हैं। तो क्या कहना चाहिए सर आप? सर हेलो। आपकी आखिरी आवाज थोड़ी कट गई थी। ओके ओके ओके। बट एनीवे चैट जीपीटी अभी रिसेंटली ये आपके आ, आ, एक और ऑनलाइन प्रोग्राम ऑर्गेनाइज हुआ था जिसमें मुझे इनवाइट किया गया था कि भाई मिसयूज ऑफ चैट जीपीटी इन साइबर क्राइम्स एंड साइबर एक्टिविटीज। तो उस पे मैंने इनफैक्ट काफी लोगों ने चर्चा करी थी। तो
यहाँ पर देखिए, साइबर क्राइम या कोई भी क्राइम है और कोई भी टूल है, इनका आपस में मतलब बहुत गहरा रिश्ता है। टूल अच्छाई के लिए भी यूज हो सकता है, बुराई के लिए भी यूज हो सकता है। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है, जो खासतौर पर चैट जीपीटी जो है, उसको उसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको ये समझना है कि वो एक पढ़ी लिखी लाइब्रेरियन है, जिसने अपनी पूरी दुनिया की जितनी किताबें हैं वो पढ़ ली है। जैसे इंटरनेट पे जितना डाटा है वो पढ़ चुका है, ठीक है ना। और उसमें से वो इंफॉर्मेशन लेके जोड़ जाड़ के आपको जवाब देता है जो सही लगता है। लेकिन, और मैंने ये कोड कुछ लिख के दिखाया था, कुछ ओवरराइटिंग कोड था, कोई कुछ था, जैसे मॉलवेयर बनाते हैं, वो मैंने उनसे चैट जीपीटी से करवा के दिखाया था। तो अब क्या है कि इसमें कोई श्योरिटी नहीं है कि वो सही है। तो यदि आपके पास नॉलेज नहीं है, तो वो जो देता है वो आप एज इट इज यूज नहीं कर सकते हैं। आपको यू हैव टू वर्क फर्दर बियॉन्ड दैट टू मेक इट यूजफुल। तो ये आपके लिए आवश्यक है कि जो आप कर रहे हैं वो आपको नॉलेज होनी चाहिए। चैट जीपीटी असिस्ट कर सकता है, वो असिस्टिव टूल है। तो चाहे क्राइम्स है, चाहे इन्वेस्टिगेशन है, देखो चैट जीपीटी है क्या, जैसे कोई लाइब्रेरियन हो जिसने सारी लाइब्रेरी का सारी किताबें पढ़ ली हो और उसके नॉलेज के बेस पे वो जवाब दे रहा है आपके सवालों का। चैट जीपीटी भी यही करता है। उसने पूरा इंटरनेट का डाटा पढ़ लिया है और उसके बेसिस पे यहाँ से कुछ काट के वहां से कुछ पेस्ट करके जोड़ जाड़ के वो आपको जवाब दे देता है। और वो अच्छी लैंग्वेज में देता है, तो आपको लगता है कि हाँ भाई ये बिल्कुल वैलिड है, सेंसिबल है। और आप नॉर्मल अंग्रेजी में सवाल पूछिए और आपको बढ़िया सा वो जवाब दे रहा है। लेकिन एक्यूरेसी जरूरी नहीं है। सो सर, हम लोग ऐसे डिस्कस कर रहे थे चैट जीपीटी के बारे में, तो आपने बताया कि अभी जो बात हुई थी तो उस टॉपिक पे कि वो लाइब्रेरी की तरह है, तो उस पर आप थोड़ा सा और एलाबोरेट करेंगे प्लीज। हाँ, देखिए चैट जीपीटी एक जैसे लाइब्रेरियन होता है ना, तो लाइब्रेरियन का क्या रोल होता है कि बुक्स को मेंटेन करना। लेकिन अगर कोई पढ़ा लिखा लाइब्रेरियन है, उसके पास इतना समय है, तो वो सारी किताबें पढ़ बैठा है। और चैट जीपीटी वैसा ही है। इंटरनेट पे जितना इंफॉर्मेशन है वो उसने कलेक्ट करके इंडेक्स करके अंडरस्टैंड कर लिया है। और वो बहुत सारे इंफॉर्मेशन है। यस और सर। उसके बेसिस पे ये क्या करता है कि कोई भी आप सवाल पूछते हैं, तो जैसे गूगल सर्च करके आपको ऑप्शंस देता है, वो अलग अलग जगह से डाटा लेके उसको एकत्रित करके एक अच्छे ढांचे में डाल के आपके सामने पेश कर देता है। अब उसके बाद जो डाटा है वो वही है ना जो इंटरनेट पे है। इंटरनेट हम्म। पे सही भी होता है, गलत भी गलत होता भी है, होता है। आधा गलत भी होता है, और सत्य और असत्य सब साथ साथ चलते हैं। तो चैट जीपीटी वो उसमें कोई डिफरेंशिएट नहीं करता है। वो उसके पास जो इन्फॉर्मेशन है वो दे देगा और वो कहेगा कि ये लीजिए। अब आप पे रही बात कि भाई आपने उसको कैसे यूटिलाइज करना है और आप कितना उसको सत्य मानेंगे। उसके बाद आप कोड जो देखते हैं, कोड भी वो कुछ बना के देता है। जैसे हम कहते हैं ना साइबर सिक्योरिटी में उसने भाई मॉलवेयर लिख दिया या ये कर दिया वो कर दिया। ये सब कहने वाली चीजें हैं। हमने उससे ऑनलाइन मैंने लिखवाया है मॉलवेयर, और उसने कुछ लिखा भी है, लेकिन वो एज इट इज यूजेबल नहीं है। सो कुछ नॉलेज चाहिए, अंडरस्टैंडिंग चाहिए, क्या करना है, कैसे करना है। और वो करने के बाद आपको खुद उस पर मेहनत करनी पड़ेगी, तभी वो आपका कोड फंक्शनल होगा। ऐसे नहीं कि भाई वो है। असिस्टिव टेक्नोलॉजी जरूर है और आगे जाके इम्प्रूवमेंट जरूर आएगी, बट इस समय जो स्थिति है वो ये है। सर, और अक्सर मैं एक क्यूरियस क्वेश्चन आया मेरे अंदर, लाइक मैंने अपनी जब प्रोफाइल देखी, सो यू हैव स्टार्टेड योर ओन कंपनी एंड बीइंग इन दैट अर्थ स्टेट, आप स्टार्टअप पे स्टार्ट जब आपने किया हो तो आपने बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करी होगी, और अभी यंग एंटरप्रेन्योर्स कर रहे होंगे क्योंकि वो भी स्टार्ट कर रहे हैं। सो कुछ बताएंगे उसके बारे में, कैसे मतलब आपने स्टार्ट किया ये सब, कि ये काफी इंटरेस्टिंग होता है सुनने में अक्सर। देखिए 1999 में जब हमने स्टार्ट किया था तो इंडिया में कोई डिजिटल फोरेंसिक्स था नहीं। इनफैक्ट जब हम फोरेंसिक्स की बात करते थे तो हम फोरेंसिक कहते थे तो लोग फॉरसेनिक कहते थे, और फॉरसेनिक नहीं तो आर्सेनिक कहते थे। और कुछ ज्यादा पढ़ा लिखा होता था तो वो पूछता था डेड बॉडी कहाँ है। और हम कहते थे नहीं नहीं ये डिजिटल फोरेंसिक्स है जी, आप ये जो कंप्यूटर यूज कर रहे हो उसमें जो डाटा है उसको निकाल के हम आपको बताते हैं कि ठीक है। अब यस मुझे सर। याद है हमने कहा कि एक पासवर्ड ब्रेकर है जी, इससे पासवर्ड टूटता है।
तो एक पुलिस वाले ने हमारे को अफसर थे वो बैठे हुए थे, उन्होंने कहा ये देख रहे हो इतना बड़ा उनका बम्बू का डंडा था, और उन्होंने बम्बू दिखाया और बोला ये हमारा पासवर्ड ब्रेकर है। तो वो दिन और अब दिन में बहुत डिफरेंस आ गया है, बट टेक्नोलॉजी चेंजेस एंड साथ में हम लोग भी लगे रहते हैं। इसमें सिर्फ एक चीज है, देखिए, बीइंग द लीडर इन फोरेंसिक्स, ब्रिंगिंग डिजिटल फोरेंसिक्स टू इंडिया, हमारे को ये रखना था, परसिस्टेंस जो होती है ना, आपको दृढ़ निश्चय रखना है कि आपको इसमें लगे रहना है फील्ड में, वो तो तभी आप सही बात है सक्सेस। सर। अगर आप एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, मैंने एक किसी किताब में पढ़ा था कि 10 एंटरप्रेन्योर्स में से सिर्फ एक सक्सेसफुल होता है। हम्म। ठीक है, तो अगर 10 एंटरप्रेन्योर्स कोशिश करेंगे, उनमें से एक ही सक्सेसफुल होगा, तो 9 बिजनेस फेल होंगे और एक सक्सीड करेगा। ठीक है, ये रूल है। तो यदि आप चाहते हो कि भाई आपका बिजनेस सक्सेसफुल हो या आप सक्सेसफुल हो एज एन एंटरप्रेन्योर, तो आपको क्या करना चाहिए? जो आपको सबसे पहली वैल्यूबल सीखनी चाहिए, आप जिस मार्केट में उतर रहे हो उसका टारगेट ऑडियंस क्या है, किस तरीके से आपको सेल करना है, आपको देखना है B2B सेल कर रहा है B2C सेल कर रहा है, उस हिसाब से देखना पड़ता है। और आपका माइंडसेट स्ट्रांग होना चाहिए, सबसे मेजर चीज तो एक ही खेलता है। अगर आपका माइंडसेट वीक है तो आपको कोई भी बोल के चला जाएगा, मतलब वो एक बुलेट पुलिंग वाली बात होती है ना सर, जो मेरे को अमन दत्तरवाल भी ने बहुत अच्छे से समझाई थी और मैं लाइफ में अप्लाई भी करता हूँ, कि कोई मेरी 50 बार टांग खींचे, टांग खींच लो, मैं 51 बार खड़ा हूँ फिर तुम टांग खींचते रहना। तो वो चीज कभी नहीं हटनी चाहिए एक ऑन्टरप्रेन्योर के अंदर से, मतलब he should be stick to the points कि जो वो बोल रहा है वो फैक्ट्स राइट है, एंड व्हाई पीपल शुड बिलीव इन हिम। बिकॉज एक एंटरप्रेन्योर अगर देखिए वो एक अच्छा मोटिवेशन स्पीकर भी होता है फिर व्हेन इट कम्स टू दैट। एंड जो आपने एक बात करी, ये मैंने पढ़ा था कि बाकी शायद ना इसलिए फेल होते, उनको लगता है उनके पास टैलेंट है, बट जो एक बंदा होता है उसके पास थोड़ा सा टैलेंट होता है बट हार्डवर्क और डेडिकेशन होती है, तो समहाउ परसिस्टेंस, जैसे आप बता रहे हो ना, वो परसिस्टेंस कहते हैं। हाँ परसिस्टेंस मतलब जो भी हो जाए उसने करना है और वो करता रहेगा, चाहे रहेगा। जो हो जाए। 50 बारी वाली बात बताई ना आपने, वो हम्म। 51 बारी, दिस इज परसिस्टेंस। तो वही है जो आप 1 आउट ऑफ 10 सक्सीड करता है ना। तो एज एन एंटरप्रेन्योर आप कहो आई विल सक्सीड, और मेरा अगर पहला बिजनेस फेल हो गया तो कोई बात नहीं, मैं 9 और बिजनेसेस बनाऊंगा, क्योंकि मेरा एक ना एक तो सक्सीड होगा ही। ट्रू, आप समझ हार रहे नहीं हैं? मारते कभी। अगर आप सोच लो कि मैंने 10 बिजनेस तक मैं बनाने को तैयार हूँ, एक तो होएगा ही, तो आपका सक्सेस 100% एश्योर्ड हो गया। ठीक बात। यस So सर। if you want to be a successful entrepreneur, be willing to start up to 10 businesses. You have to be persistent. No, that's really true, sir. And to all the people, जैसे सर साइबर फोरेंसिक्स में काफी अच्छा करवा रहे हैं बच्चों को। So we are also brand on CyberTute, हमारी एक वेबसाइट है। I'm the founder and मेरे साथ 2 co-founders और मेरे फ्रेंड्स हैं। So we are building the empire for cyber security की अभी हमने जो मार्केटिंग ट्रेंड्स देखे, तो आपको अगर साइबर सिक्योरिटी का स्क्रैच सीखना हो तो आपको कम से कम 20-25 हज़ार रुपये देना पड़ता है। फिर आपको लिनक्स बेसिक सीखना हो, नेटवर्किंग सीखना हो, फिर बग बाउटी सीखना हो, CH का मॉड्यूल पढ़ना हो, उसके लिए लोग आपसे 35-40 हज़ार रुपये चार्ज करते हैं। व्हाट वी डिड सर कि हमने उसको पूरे सिर्फ 6,500 पे कोलैबोरेट कर दिया। एंड उसके साथ हम लोगों को CV बिल्डिंग, बोनस लेक्चर्स में किसी एक्सपर्ट को बाहर से बुलाते हैं, गाइडेंस दिलवाते हैं उनसे। देन हमने एक और पॉइंट बॉटअप कर दिया, हम आपको गुडीज दे रहे हैं, सर्टिफिकेट दे रहे हैं, और जो अच्छा काम करेगा उसको इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज ओपन करके देगी। सो हमारा ये टारगेट है, एक है साइबर ट्यूट का, कि इंडिया को साइबर सुरक्षित भारत पे जो मिला एक प्लान है उस पे लेके जाना है। बिकॉज अगर हम ट्रेंड्स देखें, साइबर हाइजीन जो है वो दो तरीके से फैल सकते हैं। एक तो वर्ड ऑफ माउथ होता है कि मैंने यहाँ इनको सुना तो मैं आज इतना अच्छे से यहाँ पे अपनी सेल्फ सिक्योरिटी के कारण हूँ। और नंबर 2 हो जाता है अक्सर जो आप यूट्यूब या कुछ ऐसी चीजें देख रहे होते हो जो आपको सिखाती कुछ वैल्यूएबल लेसन। मैं अक्सर अपने फ्री टाइम में जो मैं प्रेफर करता हूँ, लाइक भगवत गीता पढ़ता हूँ, मैं चाणक्य नीति पढ़ता हूँ, एंड यू वुड नॉट बिलीव बट मैंने बाइबल भी पढ़ रखी है थोड़ी बहुत, बस बिकॉज आई वांट टू गेट दैट ऑल नॉलेज बंडल बैक विथ मी व्हेन आई टॉक टू समवन। और सर एक More power to स्टार्टअप, you. Good work. थैंक यू सो मच सर। सर एक स्टार्टअप में कई बार ऐसे कुछ सिचुएशंस भी आती है जब आपको लगता है कि सब अप्स एंड डाउन्स हो रहे हैं, तो आपने वो कैसे फेस किए, वो आप यूथ को कैसे बोलेंगे कि कभी यूथ के साथ हो वो कैसे फेस करें? देखिए, एक बेसिक फंडामेंटल चीज है, जो ऊपर जाता है वो नीचे भी आता है, लॉ ऑफ ग्रेविटी है ये। तो हम्म। अप्स एंड डाउन चलते रहेंगे। हम्म। आप स्टार्ट करते ही सोच लीजिए कि भाई अगर अभी समय बुरा है तो अच्छा होगा, अगर अच्छा है तो बाद में बुरा हो सकता तो है। हो सकता है।
आपको अपनी तरफ से मेंटली अपना मेंटल संतुलन बना के रखना पड़ेगा कि भाई जो भी होगा आई विल टैकल इट, आई एम देयर नो मैटर व्हाट। अगर आप ये सोच के चलेंगे तो हो जाएगा। यू हैव टू बी मेंटली स्ट्रांग एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि भाई जो पाथ होता है ना सक्सेस का, वो ऐसी स्ट्रेट लाइन नहीं होती है, वो ऐसे साइनोसॉइडल वेव होता है, ऐसे 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 धीरे धीरे बढ़ता रहता है। कोई स्ट्रेट लाइन पाथ कोई बोले ना मैं सीधा किया ऐसे, तो वो आप सोच लीजिए कि भाई जो ज्यादा तेज ऊपर जाता है वो बहुत तेजी से नीचे जाता है, ठीक है ना। तो वो इसलिए आपको, यू शुड बी हैप्पी दैट यू आर गोइंग इन दिस साइनोसॉइडल वे, ठीक है। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अप्स एंड डाउन आएंगे लाइफ में, दिक्कतें आएंगी, मुसीबतें आएंगी, कोई बात नहीं। भाई देखो, इंसान और जानवर में यही फर्क है कि भाई इंसान में ये एबिलिटी है कि मुसीबत जो भी आए उसको वो टैकल कर लेगा, फेस कर लेगा और सॉल्व करेगा, That's और really यही great, अप्रोच sir. रखनी है और यही आवश्यकता है। सर और एक लास्ट डिजिटल फॉरेंसिक्स का अब सवाल कर लेते हैं। अभी मशीन्स एंड टेक्नोलॉजी काफी इवॉल्व हुआ एंड काफी लोगों ने अपनी जॉब भी खोई है। सो डू यू रियली थिंक जो इंसान मेरे पास अक्सर कर हुए बच्चे आते हैं कि भैया हमें टाइम इन्वेस्ट करना चाहिए डिजिटल फॉरेंसिक्स में एज अ जॉब अपॉर्चुनिटी और करियर अपॉर्चुनिटी, तो उनके लिए क्या कहेंगे आप? देखिए, डिजिटल फोरेंसिक्स में जॉब एंड अपॉर्चुनिटीज और वो अपॉर्चुनिटीज आती हैं उन लोगों के लिए जो उसमें सक्षम है, ठीक है। जो लोग सोचते हैं कि हम ये कोर्स इसलिए कर रहे हैं कि हमें जॉब मिल जाएगी इसके बाद अश्योर्ड, वो ऐसा नहीं है। सो आप इस लाइन में तब आए जब आपका इंटरेस्ट हो, आपकी पैशन हो। पैशन हो। हाँ, आप फॉलो योर पैशन, द जॉब विल फॉलो यू। दैट्स रियली ट्रू। This is the main thing I would like to leave you with, the thought that if you are good at this, people will run after you कि भाई आइए आइए हमें आपकी आवश्यकता है, ठीक है। चाहे आप गवर्नमेंट में अप्लाई करेंगे, चाहे आप प्राइवेट सेक्टर में अप्लाई करेंगे, आपको अपनी एबिलिटी, आपको अपनी कैपेबिलिटी दिखानी पड़ेगी, शोकेस करनी पड़ेगी। देखिए, ये सब मैं कर सकता हूँ, और ये जो मैं करता हूँ वो अच्छे से करता हूँ, बढ़िया से करता हूँ, एंड आपको मतलब यू विल फाइंड वैल्यू इन मी। सो यू हैव टू बिल्ड दैट वैल्यू इन योरसेल्फ। यस सर। आप जो है अपने आप को बुलंद करेंगे, तभी तो फिर लोग आपको पूछेंगे। बट पूछेंगे जरूर, बहुत डिमांड है, बट अच्छे लोगों की। आज की डेट में ये वो आलू प्याज वाली सिचुएशन में नहीं आया है, ठीक है ना। ये मतलब अभी भी ये है, ब्रोकली है ये, कि भाई अच्छे लोगों की आवश्यकता है और अच्छे लोगों का डिमांड है। और ये है कि भाई अगर आप अपने आप को अच्छे बनाते हो तो अपने आप आपके लिए पुल आएगा। अच्छे कैसे बनते हैं? बाय गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑल दिस टेक्नोलॉजी, बाय गुड एक्सपोजर टू केसेस, बाय वर्किंग ऑन दिस। आप इंटर्नशिप्स करिए, आप एक्सपीरियंस पाइए, कुछ केसेस करिए, ये सब करेंगे तो आपके लिए बहुत ही बढ़िया प्लेटफॉर्म बन जाएगा। यस सर। एंड सर एक लाइफ मंत्र, अक्सर मैं हमेशा पॉडकास्ट करने से पहले एक लाइफ मंत्र चाहता हूँ आप दे बच्चों को और जो भी लिसनर्स हैं, तो उनको मोटिवेट फील करें हमेशा। लाइफ मंत्र। मैं अपने टीम को भी यही कहता हूँ कि भाई देखिए, दो चीज होती है, हाँ, आइदर यू आर गोइंग टू डिलीवर रिजल्ट्स और यू आर गोइंग टू डिलीवर एक्सक्यूजेस। तो जब भी कोई बहुत आपसे बड़ी पूछे बात कि करी सर भैया, आपने। बहुत बड़ी जब भी बात कोई करी। आपसे पूछे कि भैया आपने काम किया, तो आप ये देख लीजिए कि क्या उनको जवाब दे रहे हैं, ये रिजल्ट है कि ये एक्सक्यूज है। कीप दैट इन माइंड, इट विल कीप यू ऑन अ फ्लाइंग स्टार्ट एनीवेयर इन द वर्ल्ड। सर ने बहुत अच्छी बात से एंडिंग करी कि एक इंसान पे डिपेंड करता है कि आप काम कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, कि आप झूठ बोल रहे हो। सो द लाइफ मंत्र ही रियली वांट्स टू गिव यू ऑल इज ऑल अबाउट, या तो जो काम दिया गया उसको एग्जीक्यूट करो या उसका बहाना मार के एक झूठ बोलो, क्योंकि इट्स द फैक्ट एंड रियलिटी, आप चीजों से भाग नहीं सकते। एक वो भगवत गीता में इसके बारे में लिखा है सर, जो कृष्ण भगवान अक्सर कहते हैं, दुख में हो मेरे डिवोट बन जाओ, सुख में हो मेरे डिवोट बन जाओ, एंड यू बिकम डिवोट ऑफ मी, आई एम योर डियरेस्ट फ्रेंड फॉर एवर। ये अक्सर वो कहते हैं। एंड वो ये भी कहते हैं, जब उनका अध्याय या कुछ था, अप्रोक्सीमेटली छठवां अध्याय था, उसमें एक श्लोक लिखा हुआ था,
तू करता वही है जो तू चाहता है, बट होता वही है जो मैं चाहता हूँ। तू अपने कर्म को कर, मैं अपनी आशीर्वाद को तेरे ऊपर रखूंगा। कुछ ऐसा लिखा हुआ है उसके अंदर, वो बहुत अच्छा बताते हैं। आई रियली लाइक दैट द पावर ऑफ भगवत गीता अबाउट ये सारी चीजें। और ये जो प्रॉब्लम होती है ना, मैं अक्सर बोलता हूँ, ये प्रॉब्लम से ये लोग नहीं भागते, प्रॉब्लम इनके पीछे पीछे भागती है। अगर एक दिन ये बैठ के, वो होता है ना वन डे और डे वन, सो अगर वो समझे। प्रॉब्लम को चैनलाइज कर ले कि भाई मेरी प्रॉब्लम है, थर्ड पर्सन तो आके सजेस्ट करेगा मेरे को कि ये कर सकते हो, बट सॉल्व तो मुझे ही करनी है ना एट द एंड ऑफ द डे। तो लाइफ पत्र ये भी एक ले सकते हैं मेरे मेरे थ्रू, कि प्रॉब्लम से भागना नहीं है, स्टैंड अप, फेस इट एंड रिमूव इट। क्योंकि ये तो एक चीज होती है, फेस करो या तो भाग जाओ, face on it. And I say face is the reason because life is all about new experiences, new outcomes. Failures would be there, but somehow your failures can convert you into a different person when you experience that. That's it. So इसी की साथ हमारा मुसाफिर टॉक्स का एपिसोड नंबर होता है 7 खत्म। आई एम रियली थैंकफुल टू समी सर, वो आए, उन्होंने अपना वैल्यूएबल टाइम दिया। मिलते हैं अगले एपिसोड में, कुछ नया करते हैं। सी यू सून। थैंक यू, बाय बाय।